हेलो मेरे भाई, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूं कि सब दोस्त बढ़िया होंगे। मैं रोहित वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज की क्लास में। क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरे सभी भाइयों को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। ये जो क्लास है हम जीके जीएस की सीरीज़ जो है अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें ऑलमोस्ट आपका एग्जाम का सब चीज़ें आप कह सकते हैं कि कवर हो जाएंगी। बस उसके बदले में आपको पूरे मेंटली जो है प्रेजेंट रह के क्लास को अटेंड करना है। और ट्राई कीजिएगा मेरे भाई, जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, वो साथ साथ में नोट्स जो हैं वो ज़रूर बनाते जाइएगा, ताकि आपके जब एग्ज़ाम के दिन पास आएँ तो आप टाइमली और अच्छे से जो है वो रिवीजन कर सकें। और आपके ऑलमोस्ट जितने भी एग्ज़ाम अपकमिंग हैं वो सब भी इसमें टारगेट हो जाएंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसके साथ साथ एक चीज़ और एडिशनली आपको बताना चाहता हूँ। जो कुछ भाई हमारे हिंदी में पढ़ना चाहेंगे उनके लिए हिंदी में क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो कुछ भाई इंग्लिश में पढ़ना चाहेंगे उनके लिए इंग्लिश में भी क्वेश्चंस रहेंगे। इसके सिवा अगर आपको लगता है कि क्लास में कोई चीज़ मुझे इंप्रूव करने की ज़रूरत है तो वो भी आप डेफिनेटली क्लास में बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। रिव्यू क्लास के एंड में जरूर दीजिएगा सभी भाई। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडल, ठीक है, पार्लियामेंट और उसके साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर को ये लॉ बनाने की अनुमति दी थी, जहाँ किस अमेंडमेंट में वो बना था? जीएसटी, ठीक है, गवर्निंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पे जीएसटी की बात की जा रही है मेरे भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मालूम होना चाहिए जीएसटी जो है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ। तो 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को मेरे भाई जीएसटी जो है वो बना था। बेसिक सी चीज़ होगी। अब बात करते हैं इसमें अमेंडमेंट की। तो अमेंडमेंट जो रहेगी वो कौन सी रहेगी इसमें? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। 101 नंबर की अमेंडमेंट जो कि 2014 में जो है वो हुई थी। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपके माइंड में ये डाउट तो नहीं आ रहा कि सर आप बोल रहे हैं कि जीएसटी जो है वो 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ और यहाँ पे ये 2014 की बात कर रहे हो आप? ठीक है, देखिए 2014 में क्या हुआ था कि उनको अलाउ कर दिया गया था कि भाई आप ये बनाइए, ऐसा कीजिए। और वहाँ से वो टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ और 2014 से लेके होते होते मेरे भाई 2017 में जाके वो फाइनल हुआ। देन उसके बाद जो है जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था। क्लियर है यहाँ तक? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द पॉपुलर मेरा गांव मेरी हेरिटेज प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। बीच में हम ट्राई करेंगे कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी साथ साथ में कवर करते जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे, जहाँ जिनकी चांसेस ज़्यादा होंगे कि आ सकते हैं एग्जाम में, वो भी हम साथ साथ में कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे बात की गई है मेरा गाँव मेरी हेरिटेज, ठीक है, प्रोग्राम जो है ये किस मिनिस्ट्री द्वारा शुरू किया गया है? क्लियर है? हेरिटेज को हिंदी में बोलते हैं धरोहर। यहाँ पे इंग्लिश में ही हेरिटेज हो गया, ठीक है, धरोहर बोलते हैं ऐसे। तो ये जो प्रोग्राम है ये किसके द्वारा जो है वो किया गया है? तो ये किया गया है मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। जिन जिन भाइयों को आंसर्स आते होंगे पहले क्वेश्चंस के, वो भाई ट्राई कीजिए कि साथ साथ में कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स जो हैं वो देते जाएं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में आती है? शास्त्रीय भाषा होगी क्लासिकल लैंग्वेजेस। ठीक है, तो हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस की बात की गई है कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज में आती है। क्लियर है? टोटल अगर बात कर ली जाए मेरे भाई, तो टोटल कितनी क्लासिकल लैंग्वेज हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले लिखिए मेरे भाई आप सभी को लोग, तमिल एक नंबर हो गया, तमिल, तेलुगु, मैं आपको साथ साथ में लिखवाता भी जाता हूँ, ठीक है, फिर कन्नड़ा हो गया, फिर कन्नड़ के बाद मलयालम लिख लीजिए, फिर मलयालम के बाद लिखिए ओडिया, फिर लिखिए संस्कृत। क्लियर है? हो सकता है कि कुछ बच्चों को राइटिंग का थोड़ा सा इशू हो और इसलिए मैं साथ साथ में बोलता भी जाता हूं, तो आप लिख लीजिए वहां से। ठीक है, तो देखिए अभी ऑप्शन में कौन सा है? तो ऑप्शन में संस्कृत जो है वो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। तो कौन सा हमारा आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले कि कितने क्लासिकल लैंग्वेज हैं, तो 6 हैं, 6 हैं, और नाम आप याद कर लीजिएगा। क्लासिकल डांस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है, उसमें 8 क्लासिकल डांस हमारे हो जाएंगे। वो भी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आते ही करवाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who was the first Indian woman whose image was printed on the Indian stamp after 15 August 1407?
देखिए क्वेश्चन में सिंपल सा कहा गया है, भारत की वह पहली महिला बताइए। पोस्टल स्टैंप्स होते हैं ना, आप सभी पोस्ट ऑफिस मालूम होगा, पोस्टल स्टैंप्स, ठीक है। तो पोस्टल स्टैंप पे वो पहली भारतीय महिला थी जिसका 15 अगस्त 1947 इंडिपेंडेंस के बाद पहला फोटोज पे लगा था, ठीक है। तो वो कौन थी? सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, मीराबाई या फिर रानी लक्ष्मीबाई। जल्दी से आंसर आने दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो गद्यांश पद्यांश हिंदी के आप सभी ने पढ़े होंगे 8th 9th में 10th में। मीराबाई का वहाँ पे बहुत नाम जो है वो मेंशन किया जाता है उनमें, जो कि लॉर्ड कृष्ण भगवान की एक डिवोटी थी, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। तो मीराबाई जो है उन वह पहली लेडी हैं जिनकी पोस्टल स्टैंप पे फोटो आई थी 1947 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? बर्लिन जो है ये किस देश की कैपिटल है? बर्लिन जो है वो इनमें से किस देश की राजधानी है मेरे भाई? जल्दी से आंसर वगैरह आप सभी दोस्त भी ट्राई कीजिए देने का। तो सबसे ऊपर ऑप्शन नंबर ए में है जॉर्जिया है, तो जॉर्जिया की कैपिटल लिख लीजिए। अटलांटा जो है वे जॉर्जिया की कैपिटल है। उसके बाद ग्रीक है, ग्रीक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ग्रीक की कैपिटल आ जाएगी एथेंस, ठीक है। फर्स्ट ओलंपिक जो है वो भी कहाँ पे हुए थे? एथेंस में हुए थे, याद रखिएगा। क्लियर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हंगरी की। तो हंगरी की बात कर ली जाए तो हंगरी की कैपिटल आ जाएगी बुदापेस्ट। क्या आ जाएगी मेरे भाई? बुदापेस्ट जो है वो हंगरी की कैपिटल आ जाएगी। और लास्ट में बचता है हमारा कौन सा? जर्मन। तो जर्मन की कैपिटल क्या है? बर्लिन। तो इसमें हमारा सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि दोस्तों आपको क्वेश्चंस जो हैं वो समझ आ रहे होंगे, अच्छे से समझ आ रहे होंगे। देखिए जीके जीएस में ऐसा है कि इसमें कॉन्सेप्ट समझने की चीज़ नहीं है, ठीक है। इसमें आपको रिकॉल करना पड़ेगा, चीज़ों को बार बार रिमाइंड करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी आपको ये आएंगे। क्योंकि जीके जीएस जो है ना ये एक बहुत वास्ट चीज़ है। ये मैथ्स की तरह नहीं है कि हाँ भाई एक फार्मूला स्पेसिफिक लगा दो तो उससे हर टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको इनको बार बार एटलीस्ट 3-4 बार रिवाइज करना पड़ेगा, देन आप जो है इनमें अच्छे से पकड़ बना पाएंगे। क्लियर है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धनुर्विद्या इज अ सब वेदा ऑफ यजुर्वेदा। धनुर्विद्या जो है ये सब वेदा है, मतलब एक अंश है या एक भाग है यजुर्वेदा का, ठीक है, जो कि किससे संबंधित है? धनुर्विद्या यजुर्वेदा का एक उपवेद है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? टोटल वेदास की बात की जाए तो टोटल कितने वेदास है भाई? हमारे टोटल है 4 वेदास। पहला है कौन सा? ऋग्वेदा। पहला है ऋग्वेदा। क्लियर है। ये सभी आप चीज़ों को मालूम है ना आप बच्चों को? ऋग्वेदा है। फिर दूसरा आ जाएगा अथर्ववेदा, तीसरा आ जाएगा सामवेदा, फिर फोर्थ आ जाएगा यजुर्वेदा। क्लियर है। ये 4 वेदास जो हैं। तो बात की गई है यजुर्वेदा की, धनुर्वेदा की। तो धनुर्वेदा जो है वो किससे संबंधित है? धनुर से आप समझ सकते हैं धनुष, ठीक है। धनुष, धनुष तीर कमान जिसे हम नॉर्मली भाषा में अपनी बोल सकते हैं। तो धनुर्वेदा जो है ये धनुष तीरंदाजी से संबंधित है, आर्करी, ठीक है। यहाँ पे आर्किटेक्चर आ गया, आर्किटेक्चर की जगह आप आर्करी लिख सकते हैं मेरे भाई। क्लियर है। यहाँ पे थोड़ा सा कीजिए, आर्करी लिखिए, ठीक है। आर्करी होता है ना धनुर्विद्या जिसमें तीर कमान चलाया जाता है, निशाना लगाया जाता है, तो ये धनुर्विद्या जो वेदा जो है ये उससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे भाई होगा सही इसमें? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लैंड प्रोवाइडेड फॉर मेंटेनेंस ऑफ द गुरुकुल मेंशन्ड इन चोला इंस्क्रिप्शन वाज कॉल्ड। चोला इंस्क्रिप्शन, चोल साम्राज्य जो था उसमें क्या होता था कि लैंड जो है ज़मीन दी जाती थी। आपको पता कि पहले सैलरीज वगैरह तो होती नहीं थी कि जैसे आजकल क्या है कि सैलरी देते हैं उसके बदले ड्यूटी लेते हैं। पहले सैलरीज का काम नहीं था। पहले क्या किया जाता था? लैंड्स दी जाती थी। जो ऑफिसर्स होते थे उनको भी लैंड ग्रांट कर दी जाती थी कि आप फसल कीजिए या टैक्स लीजिए, किसी भी तरह से आप सैलरी अपनी इनडायरेक्टली इसी से लीजिए। तो यहाँ पे उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि गुरुकुल एक टाइप के स्कूल्स होते हैं, ठीक है। एक टाइप के आप स्कूल कह सकते हैं गुरुकुल्स को। तो उनकी जो मेंटेनेंस होती थी, उनको बनाने के लिए जो जगह दी जाती थी, दान की जाती थी, उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था शलभोग, ठीक है। क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे सही रहेगा? ऑप्शन नंबर सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, शलभोग जो है बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज दी 26 जनवरी कॉल्ड इन इंडिया बिफोर 1947? 1947 से पहले
26 जनवरी को क्या कहा जाता था? अभी जो करंटली है 26 जनवरी को हम क्या कहते हैं? रिपब्लिक डे कहते हैं, गणतंत्र दिवस हम जो है वही कहते हैं। क्लियर है? तो इन्होंने बात की गई है कि उससे पहले जो है इसे क्या कहा जाता था। क्लियर? क्वेश्चन समझ आ गया यहाँ तक कि उससे पहले से क्या कहा जाता था? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, मैट्रिया डे या कॉन्स्टिट्यूशन डे। जल्दी से आंसर सभी दोस्त आने देंगे कि जल्दी से इसे क्या कहा जाता था उससे पहले। तो उससे पहले कहा जाता था इंडिपेंडेंस डे। क्लियर है? पूर्ण स्वराज हिंदी में से कहा जाता था। अगर हिंदी में आएगा आपको, अगर आप हिंदी लैंग्वेज में करेंगे तो पूर्ण स्वराज का वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा। तो इंडिपेंडेंस डे को पूर्ण स्वराज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं मैट्रियार्क डे की, जिसे हम शहीद दिवस कहते हैं। ये किस डेट को मनाया जाता है मेरे भाई? शहीद दिवस। जल्दी से तो 30 जनवरी को शहीद दिवस जो है वो मनाया जाता है। रिपब्लिक डे अभी तो 26 को रिपब्लिक डे होता है। क्लियर है? इसके सिवा कॉन्स्टिट्यूशन डे, ऑप्शन नंबर डी देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है ये कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। ये याद रखिए, दो याद रखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन डे और एक ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। शहीद दिवस 30 जनवरी को और कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कम अंडर द कंकरेंट लिस्ट? कंकरेंट लिस्ट के अंडर कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? 3 टाइप की लिस्ट होती हैं। क्लियर है? यहाँ तक तो आप सभी को मालूम है ना, 3 होती हैं। एक होती है कौन सी? यूनियन। ठीक है? यूनियन में जो है वो कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? 97 होते हैं। यूनियन में जो है मेरे भाई क्या क्या आता है? लिख लीजिए जल्दी से सभी दोस्त। इसमें फॉरेन पॉलिसीज आएंगी, फॉरेन पॉलिसी आएगी। ठीक है? फिर उसके सिवा रेलवे के रिलेटेड की चीज़ें आ जाएंगी। फिर उसके सिवा न्यूक्लियर आ जाएगा। ठीक है? फिर बाकी कम्युनिकेशन वगैरह इसमें आ जाएगा। ये हो गए यूनियन के 97। फिर यूनियन के सिवा बात की जाए तो दूसरे नंबर पे जो है वो आती है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में कितने टॉपिक्स होते हैं? तो इसमें होते हैं 61। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन से कवर होते हैं टॉपिक? तो इसमें कवर होगा पब्लिक हेल्थ। क्या हो जाएगा? पब्लिक हेल्थ कवर होगा, लोकल गवर्नमेंट कवर होगी इसमें। ठीक है? एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन कवर होगा इसमें। ये कुछ बेसिक से टॉपिक हैं जो स्टेट लिस्ट में कवर होंगे। और लास्ट में तीसरे नंबर पे बचती है हमारे पास कॉन्करेंट लिस्ट। ये मैं लिखवा रहा हूँ इसलिए ताकि जो कुछ भाई सीरियसली कर रहे हैं, प्रेपरेशन अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो साथ साथ में नोट्स बना सकें। ठीक है? कॉन्करेंट लिस्ट में कितने टॉपिक्स आते हैं? 52 टॉपिक्स आते हैं। इसमें मेनली क्या क्या आ जाएगा? एजुकेशन आ जाएगा, फॉरेस्ट के रिलेटेड आ जाएगा, मैरिज के रिलेटेड आ जाएगा, और वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड आ जाएगा, ट्रेड के रिलेटेड आ जाएगा। ये कुछ मेन टॉपिक हैं। ये आपको टॉपिक मेनली याद करने की ज़रूरत नहीं है, रेयरली आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है? तो मेन याद कर लीजिएगा इनमें कितने कितने टॉपिक्स आते हैं। कॉन्करेंट में 52, स्टेट में 61 और यूनियन में 97। तो बात करते हैं यहाँ पे कौन सा आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। तो उन्होंने पूछा है कॉन्करेंट का। ठीक है? तो फॉरेस्ट, पुलिस, बिजनेस, डिफेंस, बिल्कुल सही आंसर रहेगा फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो साइज ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी इज, मिल्की वे गैलेक्सी आकाश गंगा जो है उसका आकार कैसा है? हमारी अगर ऐसे पूछा जाए कि हमारी गैलेक्सी जो है वो कौन सी है, तो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, आकाश गंगा जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे बात की गई है उसके साइज़ की। क्या उसका आकार जो है वो रेगुलर है, इरेगुलर है, स्पाइरल है या फिर इलिप्टिकल है? तो हमारी गैलेक्सी जो है आकाश गंगा जो है ये स्पाइरल गैलेक्सी है। ठीक है? तो कौन सा आंसर रहेगा इसमें मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आकाश गंगा। और वो किसके शेप में है? स्पाइरल की शेप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट वॉज द 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ऑर्गेनाइज्ड? खेलो इंडिया के गेम्स होते हैं, सभी स्टेट्स में होते होंगे, सभी राज्य में होते होंगे। तो इन्होंने यहाँ पे यही पूछा है कि 4th नंबर के जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए हैं वो किस स्टेट में ऑर्गेनाइज हुए थे? 4th नंबर के गेम किस स्टेट में ऑर्गेनाइज हुए थे? चौथे नंबर के। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही क्या रहेगा मेरे भाई? इसमें असम जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। असम में जो है ये 4th नंबर के हुए थे। ठीक है? असम में कहाँ पे? असम में गुवाहाटी में। कहाँ पे? असम का एक शहर है गुवाहाटी, वहाँ पे हुए थे। इसमें एक चीज़ और पूछते हैं, मास्कोट पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं मेरे भाई?
मास्कोट पूछते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि उसका मास्कोट क्या था। तो इसका मास्कोट था अष्टलक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी इसका मास्कोट रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद कर रहा हूँ सब क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर किसी भी मेरे भाई को किसी टाइप का कोई डाउट रह जाता है किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में जो मैं क्लास में करवा रहा हूँ आपको डाउट रहता है, जहाँ कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता, तो आप कमेंट बॉक्स में उसका बताइए कि सर ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ये समझ नहीं आया, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, what is produced by sun and moon pulling the earth in same direction through gravity? सूर्य और चंद्रमा जब पृथ्वी को ग्रेविटी से एक ही दिशा में खींचने लगते हैं तो क्या बनता है? सूर्य और चंद्रमा जब धरती को, ग्रेविटी होती है ना इनमें, ये चीज़ तो आप समझते हैं, जब उससे ये पुल करते हैं अपनी तरफ तो फिर क्या प्रोड्यूस होता है, क्या उत्पन्न होता है? स्मॉल टाइड्स आते हैं, ग्रेट टाइड्स आते हैं, या सिर्फ टाइड्स आते हैं, या रिफ्लक्स होता है? क्या होता है जल्दी से बताएंगे मेरे भाई। एक चीज़ आपको कॉमन या फिर आप कह सकते हैं बेसिक बता दूं, जब भी ग्रेविटी, मून, सन की बात आ जाए तो समझ लीजिए ज्वार बाटे, जिसे हम कहते हैं ना हिंदी में ज्वार बाटे, टाइड्स, ठीक है, वाटे वही आते हैं, ठीक है। बट ये स्मॉल आएंगे, बड़े आएंगे, कौन से आएंगे, वो जो है वो डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन पे। तो अभी के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी के लिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टाइड्स, क्योंकि बाटे आएंगे। बड़े बड़े ग्रेट टाइड्स या फिर स्मॉल टाइड्स कब आते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। जब चांद जो है, जब चांद पूरा होता है, फुल मून जिसे हम कहते हैं ना, फुल मून, ठीक है, या न्यू मून, जब चांद पूरा होता है तब कौन से आते हैं? तब आते हैं ग्रेट टाइड्स। क्लियर? और जब चांद एक तिहाई, मतलब मान लीजिए ऐसा होता है, या फिर ये पूरा है ना, तो इसका ऐसा होता है, ये वाला पोर्शन बचा होता है, तो तब जो है वो छोटे जो है स्मॉल टाइड्स जो हैं वो आते हैं। क्लियर? इतना सा याद रख लीजिए। जब चांद पूरा होगा बड़े टाइड्स आएंगे, बड़े बाटे आएंगे। जब चांद एक तिहाई होगा या एक हिस्सा बचा होगा, 1/4 होगा, तो छोटे आएंगे। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्साइज ड्यूटी इज रिलेटेड टू विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट? एक्साइज ड्यूटी जो है मेरे भाई, उत्पाद शुल्क का संबंध किस सरकारी विभाग से है? उत्पादक शुल्क, देखिए दो टाइप के टैक्स होते हैं, टैक्स ड्यूटी लगती हैं। एक तो होती है एक्साइज और दूसरी होती है कस्टम, ठीक है। एक्साइज जो है, जो मैन्युफैक्चर करता है ना चीज़ को, जो बनाता है, मान लीजिए कि अभी जैसे ये मैं क्लास बना रहा हूँ, ठीक है, या मान लीजिए कि मैंने आपके लिए एक PDF बना दी कि आपको बच्चों को मैं सेल करूंगा, आप पढ़ के उनसे क्वेश्चंस को अच्छे से अपना एग्जाम दे पाएंगे। मैंने एक PDF बना दी, उसका मैंने प्राइस रख दिया 20 रुपये, मान लीजिए उसका 20 रुपये प्राइस रखा, और जब मैं दूसरी स्टेट में उसको भेजूंगा बाहर से, ठीक है, तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगेगी मेरे को, तो फिर उसका प्राइस जो है वो 20 से बढ़ के क्या पता 30 हो जाए, क्या पता 40 हो जाए। वो डिपेंड करेगा किस पे? स्टेट गवर्नमेंट पे और सेंट्रल गवर्नमेंट पे। ये दोनों गवर्नमेंट्स जो हैं ये मिलके इस पर टैक्स लगा सकती हैं। क्लियर है? तो इस वजह से चीज़ों का जो है प्राइस बढ़ता है, तो एक्साइज ड्यूटी हो जाएगा। और दूसरा कस्टम ड्यूटी की बात की जाए तो जो बंदा इंपोर्ट करता है, मान लीजिए मैंने चीज़ मंगवाई है तो वो मेरे से टैक्स लेंगे, जो, ठीक है, मैंने मान लीजिए PDF मंगवाई है तो वो जो मेरे से टैक्स लेंगे वो आ जाएगा किसमें? कस्टम ड्यूटी में। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपका डाउट। तो ये जो पैसे की बात आ जाती है, पैसे का लेन देन आ जाता है, तो ये सब रिवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर आता है। रिवेन्यू डिपार्टमेंट कौन सा होता है? तहसील वाला डिपार्टमेंट जो होता है ना, जहाँ पे तहसीलदार, पटवारी, ये सारा रिवेन्यू डिपार्टमेंट में आता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे मेरे भाई बिल्कुल सही रहेगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस मैं आपको समझाने में समर्थ हूँ, ठीक है, असमर्थ नहीं हूँ, समर्थ हूँ, ठीक है, अच्छे से आपको समझा पा रहा हूँ। अगर उसके बावजूद भी आपको लगता है कि कोई डाउट बच गया है, या कोई चीज़ ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, कोई नया कुछ तरीका, तो आप वो बेझिझक कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें मेरे भाई। तो जैकोबसन जो है ये किससे संबंधित है? देखिए ये एक साइंटिफिक वर्ड है जैकोबसन, ठीक है। इन्होंने पूछा कि ये किससे संबंधित है? ये स्मेल से संबंधित है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम आंसर रखेंगे, स्मेल से संबंधित है। ये होता क्या है? ये एक ऑर्गन होता है। क्या होता है? ये एक ऑर्गन होता है। क्लियर है? ऑर्गन, इससे हम स्मेल कर पाते हैं। हमने ये मोस्टली किन में होता है? सांप में, एलिफेंट में, कैट, सांप, हाथी, बिल्ली, टर्टल, ठीक है, कछुआ, इन सभी जंतुओं में ज़्यादातर ये जो है वो पाया जाता है जैकोबसन। क्लियर? याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडिया लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल? इंडिया का लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल जो है, भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल का नाम जो है वो क्या है? टोटल क्वेश्चन जो है वो 20 रहा करेंगे पर क्लास में। एक चीज़ देख लीजिए, 20 क्वेश्चन की क्लास जो है हम अभी स्टार्टिंग में करेंगे। जैसे आपका एग्जाम पास आता जाएगा तो मैराथन क्लासेस जो है वो 100 क्वेश्चन की, 200 क्वेश्चन की, 50 क्वेश्चन की, आपके डिमांड के हिसाब से हम जो है वो करते जाएंगे। क्लियर? तो अभी बात की गई है इंडिया लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल की, तो वो कौन सा रहेगा? भारत रंग महोत्सव। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भारत रंग महोत्सव बिल्कुल सही रहेगा। और ये जो है ये 2024 में जो है ये कहाँ होस्ट हुआ था? कच्छ में। कच्छ एक शहर है कहाँ का? गुजरात का। तो गुजरात में ये होस्ट हुआ था 2024 का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इन विच स्टेट इज़ दी स्लोगन सोलुंग फेस्टिवल सेलिब्रेट? सोलुंग करके एक फेस्टिवल है, ये किस राज्य में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है? सोलुंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? क्लियर है? क्वेश्चन समझ आ गया आपको? चलिए, तो सोलुंग फेस्टिवल जो है मेरे भाई ये एक आदि ट्राइब है, आदि ट्राइब करके है, आदि ट्राइब है, ये इनके द्वारा मनाया जाता है सोलुंग। और ये ट्राइब जो है ये कहाँ की है? ये है अरुणाचल प्रदेश की। तो इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद लोजर करके आता है अरुणाचल प्रदेश का, और लिख लीजिए लोजर आ जाएगा, इसमें लोजर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है, लिखवा देता हूँ, आप लिख लीजिए। पांगसाऊ आ जाएगा साथ में मेरे भाई। ठीक है, और चलो लुक्का, ये आ जाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट। ठीक है, डांस भी लिख लेते हैं इसी के साथ लगे लगे, क्योंकि भाई स्टैटिक्स जी के जो है अच्छा खासा पोर्शन जो है वो कवर करता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें डांस की बात कर ली जाए, लाइन एंड पिकॉक एक, और दूसरा आ जाएगा अजीलमू। ठीक है, अजीलमू, ये याद रख लीजिएगा। ये जो ऊपर के हैं, ठीक है, ऊपर के ये याद रखिए फेस्टिवल्स में, और ये नीचे दो डांस आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वर्क ऑफ देवकी नंदन खत्री इज कंसिडर टू बी द फर्स्ट ऑथेंटिक वर्क ऑफ प्रोज इन हिंदी लैंग्वेज? प्रोज, ठीक है, प्रोज होते हैं गद्यांश। ठीक है, तो देवकी नंदन खत्री की कौन सी कृति जो है हिंदी भाषा में गद्यांश के मामले में सबसे, आप कह सकते हैं कि पहले प्रमाणिक कृति मानी गई थी? कौन सी है? जल्दी से आंसर आने दीजिएगा। इनमें से बहुत सारे नाम जो हैं आपने उम्मीद करता हूँ सुने होंगे। जैसे बात कर ली जाए गीत गोविंद की, तो गीत गोविंद जो है ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये है जयदेव के द्वारा। ठीक है, ये जयदेव की है। फिर रत्नावली मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर्षा याद है ना? ठीक है, किंग हर्षा। हिस्ट्री के क्वेश्चन जब आपको करवाऊंगा बीच में तब ये भी आएंगे। फिर बात करते हैं गीतांजलि की, रविंद्रनाथ टैगोर जिनके द्वारा राष्ट्रीय गान भी लिखा गया है, ये उनका है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर्षा जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये आपको आगे क्वेश्चंस जब आएंगे तब आपको ये करवा दूंगा। तो यहाँ पे आंसर जो है वो क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, चंद्रकांता जो है बिल्कुल सही रहेगा। ये देवकी नंदन खत्री के द्वारा लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1888 में। 1888 में जो है ये लिखी गई थी, और इसको फर्स्ट ऑथेंटिक गद्यांश जो है वो माना गया था हिंदी लिटरेचर में, हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, समझ गए? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो बाकी के हैं ऑप्शंस, इनको भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग औरंगजेब? यहाँ पे औरंगजेब के बारे में चीज़ें बताई होंगी, और हमें बताना है ये सब पढ़ के कि कौन सा जो है वो गलत है, इनकरेक्ट है। ठीक है, करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट बताना है कौन सा है। तो पहला ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है, ही वॉज ऑल्सो नोन एज आलमगीर। औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। जी बिल्कुल कहा जाता था, ये सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिया है, इन स्ट्रगल फॉर पावर औरंगजेब डेसिसिवली डिफीटेड हिज ब्रदर दारा इन बैटल एंड प्लेस्ड हिज फादर अंडर हाउस अरेस्ट इन ऑन प्लेस एट आगरा। दूसरे में इन्होंने बोला है कि गद्दी लेने के लिए, मतलब राजा बनने के लिए औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह जो था उसको हराया था, और अपने बाप को, अपने पिता को इसने क्या किया था कि पैलेस में, आगरा में इसका पैलेस था, वहाँ पे उसको बंदी बना के रखा था। क्या ये बात सही है? ये बात भी सही है। फिर तीसरा ऑप्शन बोला गया है, ही वॉज द सेकेंड सन ऑफ शाहजहां एंड मुमताज़ महल। तीसरे में बोला गया है कि ये दूसरे नंबर का बच्चा था शाहजहां और मुमताज़ महल का।
फोर्थ ऑप्शन की बात कर ली जाए, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी द मुगल एम्पायर स्टार्ट डिक्लाइनिंग। फोर्थ ऑप्शन में उन्होंने बोला है कि औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई थी 18वीं शताब्दी में, तो तब उसके बाद से मुगल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसमें गलत कौन सा रहेगा? गलत रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि औरंगजेब जो है ये फोर्थ नंबर का था। कितने नंबर का था मेरे भाई? औरंगजेब फोर्थ नंबर का था। पहले नंबर पे कौन था? दूसरे नंबर पे कौन था? ठीक है, दारा सिकोह सबसे पहले था। ठीक है, फिर उसके बाद मुराद था, फिर शाह सूजा था, और फिर फोर्थ नंबर पे आके मेरे भाई कौन आया था? तो औरंगजेब आया था। क्लियर है? तो औरंगजेब जो है ये इसने मुमताज़ महल से शादी की हुई थी। तो मुमताज़ महल की जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद औरंगजेब जो है अपनी डॉटर से, अपनी बेटी से शादी कर लेता है, ये बोल के, ये तथ्य दे के कि ये हूबहू मेरी बेगम की तरह है, मेरी बीवी की तरह लगती है, तो इसलिए ये अपनी बेटी से शादी कर लेता है। ठीक है, ऐसा कुछ था औरंगजेब का। तो ये सब ऑलमोस्ट चीज़ें जो है औरंगजेब के रिलेटेड कवर हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी मूवमेंट जो है, स्वदेशी आंदोलन भारत में कब स्टार्ट हुआ था? ठीक है, किसके दौरान स्टार्ट हुआ था? हाँ, तो ऑपोजिशन ऑफ रॉयलेट एक्ट सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए। स्वदेशी मूवमेंट जो है वो कब चल रहा था? ठीक है, डेट मालूम होनी चाहिए। तो 1905 कब चल रहा था मेरे भाई? 1905 में चल रही थी स्वदेशी मूवमेंट। यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, एक मिनट। 1905 में और क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल भी हुआ था। क्या ये रॉयलेट एक्ट के ऑपोजिट में चल रहा था? बिल्कुल नहीं, रॉयलेट एक्ट तो 1919 में चल रहा था। क्या ये गांधी चंपारण सत्याग्रह के टाइम पे चल रहा था? बिल्कुल नहीं, गांधी का चंपारण सत्याग्रह 1917 में फर्स्ट सत्याग्रह चला था। ठीक है, क्या ये नॉन कॉपरेशन जो है यहाँ पे ही दिया है, तो नॉन कॉपरेशन की इन्होंने डेट ऑलरेडी दी हुई है 1919 से 1922 तक, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो इसके साइड वाइज जो चल रहा था मेरे भाई, ठीक है, वो क्या चल रहा था? एंटी सक्सेशन मूवमेंट चल रहा था, जो कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, या आप कह सकते हैं कि बंगाल के विभाजन को लेके मूवमेंट चल रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, डेट्स याद करने का कितना फ़ायदा हो जाता है। अब हमें मालूम है कि स्वदेशी मूवमेंट जो है वो 1905 में चला। अब हमें ये भी मालूम है रॉयलेट एक्ट 1919 में हुआ, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। ठीक है, नॉन कॉपरेशन 1919 से 22 तक हुआ। फिर हम समझ जाएंगे कि एक ही ऑप्शन बच रहा है जो कि हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई यहाँ तक? चलिए, तो आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? इंडियन पार्लियामेंट का प्रथम अध्यक्ष जो है वो कौन था? चलिए जल्दी से आंसर आने दीजिए। इंडियन पार्लियामेंट का फर्स्ट स्पीकर जो है वो कौन था? तो जीवी मावलांकर, गणेश वासुदेव मावलांकर। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी करंटली बात कर ली जाए लोकसभा की, तो लोकसभा में जो है वो कौन है अभी? तो लोकसभा में है मेरे भाई ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला, जो कि 2019 से लेके कंटिन्यू अभी तक चल रहे हैं। बात कर ली जाए राज्यसभा की, तो राज्यसभा में चेयरपर्सन कौन होता है? जो भी वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, वो होता है राज्यसभा में चेयरपर्सन। तो ये आपके लिए एक होमवर्क रहेगा कि करंटली वाइस प्रेसिडेंट जो है इंडिया का वो कौन है। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी दोस्त देंगे कि करंटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। जैसी भी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, एक बार रिव्यू मेरे सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और साथ में जो आपका होमवर्क का क्वेश्चन है राज्यसभा का, वाइस प्रेसिडेंट अभी करंटली कौन है, उसका भी आंसर ज़रूर दीजिएगा। और क्लास में रिव्यू ज़रूर देना कि कैसी लगी। और मिलेंगे कल फिर से इसी तरह के कुछ नए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स के लिए उनके साथ। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।